Good morning everyone. This is me Ashna. I hope you all doing very well. So मेरी जो बेसिकली क्लासेस होती है वो आपके पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड में जो होम साइंस की है वो पर्टिकुलर क्लासेस चलती हैं। तो अभी मैं टॉपिक वाइज कोई आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, यानी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ। पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। पीवाईक्यूज में जितने भी ऑप्शंस गिवन है उनको मैं डिकोड करके आपको डिटेल में समझाती हूँ। सो इसमें जो बेसिकली मेरी क्लासेस होती हैं फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री क्लासेस चलती हैं जिनकी टाइमिंग कुछ इस प्रकार है। जिसमें पेपर वन आपकी क्लासेस जो 6 PM इवनिंग में चलती है, जो बेसिकली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को होती है, और जो संडे को होता है वो हमारी मैराथन होती है। सो ये मेरा है यूट्यूब चैनल, एज यू कैन सी, और यहाँ पे जाके कर सकते हैं आप उसे सब्सक्राइब। और जो भी टॉपिक होते हैं, यानी जो भी पीवाईक्यूज होते हैं, वो मैं आपको कोशिश करती हूँ बाइलिंगुअल प्रोवाइड करने के लिए और हिंदी में ज्यादा समझाने के लिए, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए मैं हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही साथ पेपर टू की जो क्लासेस होती है, यानी जो होम साइंस पर्टिकुलर क्लासेस है हमारी, वो 11:30 AM पे होती है, और ये भी पूरे आपके 6 डेज तक होती है। और जो संडे होता है आपको, उसमें हम मैराथन प्लान करते हैं और मैराथन में आपको प्रोवाइड करती हूँ। ये भी जो पेपर है हमारा, यानी जो पेपर सेकंड है, वो भी हमारा बाइलिंगुअल जाता है, यानी हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी हम बेसिकली पीवाईक्यूज को थियरी में कन्वर्ट करके, यानी जितने भी उसमें ऑप्शन गिवन होते हैं उनको मैं डिटेल में आपको डिकोड करके समझाती हूँ। साथ ही साथ आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड कमेंट। कमेंट बेसिकली एक तरीके से मोटिवेशन का काम करते हैं, इस तरीके से फीडबैक का काम करते हैं कि आपको कितना कंटेंट समझ आ रहा है। सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन एंड वी आर रेडी टू गुड टू गो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिकली एमपी सेट का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगी। इसमें सिर्फ होम साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। पेपर फर्स्ट का जो है उसी क्लासेस मैं आपको शाम में प्रोवाइड कर दूंगी। और एक चीज और, इसमें जो भी मेरी क्लासेस जाते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाते हैं, लाइव अभी क्लासेस नहीं जा रहे हैं। तो फ्यूचर में मेरा प्लानिंग ये है कि लाइव क्लासेस भी जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द which group of plant pigment is responsible for the red, here is given red, orange and yellow color are of fruit and vegetable। ये बोल रहा है कि फलों एवं सब्जियों में लाल रंग एवं पीले रंग के लिए पौधे में रंग द्रव्य, यानी जो उसके पिगमेंट है, वो कौन सा समूह जिम्मेदार होता है। क्लोरोफिल। सो एज वी ऑल नो, क्लोरोफिल बेसिकली ग्रीन जितने फ्रूट या वेजिटेबल हैं उनको पिगमेंट प्रोवाइड करता है, उनको ग्रीन कलर देता है। एंथ्रोसाइनिन। कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड बेसिकली जो आपके येलो देता है, यानी येलो कलर में जितने भी फ्रूट्स आपके वेजिटेबल आ जाते हैं वो येलो में आ जाते हैं। एंड फ्लेविनाइड बेसिक ये व्हाइट कलर प्रदान करता है, जैसे आपकी कॉलीफ्लावर हो गई या फिर आपके रेडिश हो गए, उन सबको ये बेसिकली व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द, क्योंकि रेड पूछा है, ऑरेंज पूछा है एंड येलो पूछा है, तो वो हमारा हो जाएगा कैरोटीनाइड। ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है हमारा कैरोटीनाइड। एंथ्रोसाइनिन जो होता है वो डार्क रेड, या फिर आपकी मलबेरी हो गई, ब्लूबेरीज हो गए, इन सब में ये, इन सबको ये कलर प्रोवाइड करता है, यानी वॉलेट कलर प्रोवाइड करता है, डार्क रेड कलर प्रोवाइड करता है, इन सबको करता है। और क्वेश्चन में हमारा पूछा था कि कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो बेसिकली रेड, ऑरेंज, येलो कलर प्रोवाइड करता है। तो कैरेटिन एक अच्छा पिगमेंट है जो येलो, रेड एंड ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है किसी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, निम्नलिखित में से किस प्रसंस्करण विधि में भोजन के खराब होने के जोखिम को कम करने के लिए कम समय तक उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। विच मीन्स कम समय में जो समय है उसका कम है, यानी टाइम कम है, और जो टेम्परेचर है वो हाई होगा। एज यू कैन सी, जो शॉर्टर पीरियड एंड हायर टाइम, जो टाइमिंग है उसकी, जो टेम्परेचर है वो हायर होगा और जो टाइमिंग है वो कम होगी। ऑप्शन गिवन है ब्लांचिंग, विकिरण एवं पॉस्चराइजेशन एंड ऑल ऑफ द एबव। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज योर पॉस्चराइजेशन। इसमें मिल्क को बेसिकली जितने भी इम्प्योरिटीज मिल्क की होती है या फिर जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किल किया जाता है और उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जाता है। तो जो भी शॉर्ट टाइम और हाई टेम्परेचर की बात करें या फिर अल्ट्रा हाई
टेम्परेचर की बात करें या फिर लॉन्ग टाइम कम टेम्परेचर की बात करें तो वो हमेशा पेस्चुराइजेशन होता है, यानी बेसिकली मिल्क में होता है। ब्लांचिंग क्रिया वो होती है जिसमें अ, जो वाटर होता है उसकी बबलिंग पॉइंट तक उसको गर्म किया जाता है और उसके बाद उसे उतारने के बाद उसमें बर्फ की क्यूज वगैरह डाल करके उसमें आप जो भी फूड पदार्थ हैं उनको ब्लांचिंग करते हैं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द पश्चुरीकरण यानी पॉस्चुराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cost that does not change over a period of the time. Remember this, over the period of the time, and doesn't vary with output is known as, क्या जाना जाता है? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे वेरिएबल का वेरिएबल से ये डिफाइन हो रहा है कि वेरिएबल विच मीन्स जो वेरी करता हो, यानी जो वेरी करे। तो इसमें पूछा गया है फिक्स्ड, यानी पहले ही इसमें पूछ दिया है कि कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज, यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज नहीं होता है, स्थिर रहता है। लागत जो निश्चित समय अवधि के लिए बदलती नहीं है, एज वी कैन सी, और उत्पादन के साथ भिन्न नहीं होती, यानी कितने भी प्रोडक्शन और उसमें उसमें भिन्नता नहीं आती, तो वो क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड नॉन ऑफ दिस। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट यानी निश्चित लागत, दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट यानी निश्चित लागत। वेरिएबल कॉस्ट इन द सेंस जो समय समय पे वेरी करे, यानी उसमें बदलाव आ जाए। यदि आपकी कॉस्ट यानी जो भी आप लागत लगा रहे हैं उसमें बदलाव आ जा रहा है कुछ समय बाद, तो वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा, यानी जिसमें परिवर्तन हो वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है ISO 9000 refer to, ऑप्शन गिवन है आपके क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एंड ऑल ऑफ द एबव। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द गुणवत्ता प्रबंध मानक यानी क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विकिरण खाद्य संरक्षण की एक तकनीक है जिसमें विकिरण का मापन रॉड एवं मैगार्ड के लिए किया जाता मैगार्ड में किया जाता है। अब विकिरण को ग्रे में मापा जाता है जो कि एक समतुल्य होता है। ये जो क्वेश्चन आपको पूछा है ये बेसिकली सेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेट में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलते हैं। सो आप सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी PhD रेट के एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को आप उसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 100 वॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिलियार्ड रिएक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए मिलियार्ड रिएक्शन? निम्नलिखित में से किसे मेलार्ड मेलार्ड प्रतिक्रिया कहते हैं? ऑप्शन गिवन है आपके रिएक्शन बिटवीन अमीनो ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, सेकेंड ऑप्शन रिएक्शन बिटवीन अमीनो ग्रुप एंड कीटो ग्रुप, रिएक्शन बिटवीन अमीनो ग्रुप एंड डिहाइड्राइज ग्रुप, रिएक्शन बिटवीन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोनिलिक ग्रुप। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द अमीनो समूह एवं कार्बोनिक समूह की प्रतिक्रिया के कारण जो है मिलार्ड रिएक्शंस होते हैं। अब इसको मैंने डिटेल में यहाँ समझाया हुआ है बेसिकली मिलार्ड रिएक्शन होते क्या है। यस, एज वी कैन सी मिलियार्ड रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। सो इसमें सबसे ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि इसमें जब मिलियार्ड रिएक्शन होता है तो कोई फिजिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसमें बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है। दैट ऑकर व्हेन अमीनो एसिड एंड शुगर रिएक्ट causing food to brown and develop flavor, it is also known as browning reaction. So as we can see, जब भी अमीनो एसिड which means प्रोटीन, जब भी प्रोटीन शुगर के साथ इंटरेक्ट होता है यानी प्रोटीन शुगर के साथ जब वो मिक्स होता है तो वो बेसिकली ब्राउनिंग कलर और फ्लेवर, एक उसका फ्लेवर होता है उसे डेवलप करता है जिसे हम ब्राउनिंग रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये बेसिकली होता क्या कैसे है? हाउ इट इज हैपन, द रिएक्शन ऑकर व्हेन अमीनो ग्रुप रिएक्ट विद द रिड्यूसिंग शुगर, ये तब होता है जब रिड्यूसिंग शुगर के साथ ये द रिएक्शन इज रिपीट rapid at temperature between 280 degree Fahrenheit and 330 degree Fahrenheit. The reaction produces milliarder components and given food flavor. ये बेसिकली क्या करता है उसे वो ब्राउनिंग कलर के साथ साथ उसमें फ्लेवर भी इनहेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल द ब्राउनिंग ब्रेड एंड टोस्ट,
जो ब्रेड होते हैं, टोस्ट हैं, ये हमारे मेलियार्ड रिएक्शन के कारण ही होते हैं, या फिर उनमें जो कलर, फ्लेवर, मीट एंड वेन जब रोस्ट किया जाता है तो उसमें जो कलर और फ्लेवर उसके चेंज होते हैं मीट के, वो भी बेसिकली इसी के कारण होते हैं क्योंकि उसमें रिच अमाउंट में प्रोटीन होता है। द फॉर्मेटेशंस ऑफ कैरमल फ्रॉम मिल्क एंड शुगर, जब हम जो कैरमल है उसे हम फॉर्मेट करते हैं तब भी इस तरीके की रिएक्शंस होते हैं क्योंकि शुगर के साथ जब उसे किया जाता है। सो एज वी कैन सी, मैंने यहाँ पे फोटो ग्राफ में मेंशन किया हुआ है, प्रोटीन है प्लस उसको शुगर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे यानी उसको हीट देंगे तो वो बेसिकली क्या बनता है, कलर, फ्लेवर एंड अरोमा ऑफ बेक ब्रेड, यानी एक तरीके का अरोमा क्रिएट करता है और फ्लेवर और कलर को इनहेंस करता है जब ब्रेड को सेका जाता है। तो यानी ब्रेड को जब भी सेका जाता है तो उसमें इस तरीके के रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द conceptual framework in which the research is carried out? ऑप्शन गिवन है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, रिसर्च हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, रिसर्च सिनॉप्सिस जो आप इंटरव्यू के समय यानी जब भी पीएचडी का एंट्रेंस देने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू होता है जिसमें हम सिनॉप्सिस बना करके ले जाते हैं, या फिर रिसर्च डिजाइन। सो इसमें एक वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिसके माध्यम से शोध किया जाता है? तो वो बेसिकली हमारा हो जाता है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च सिनॉप्सिस, जब आप पीएचडी में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां पे बेसिकली आपसे एक सिनॉप्सिस ली जाती है। हाइपोथेसिस को मैंने बहुत डिटेल में, इससे जो भी सेशन मैंने लिया था इससे पहले वाला सेशन पेपर 1 का, उसमें मैंने हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए किसी भी रिसर्च को बनाने से पहले, किसी भी रिसर्च को आइडेंटिफाई करने से पहले आपका उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कैसे वो सोशल वर्क के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। तो वो उद्देश्य को भी मैंने इससे पहले के सेशन में समझाया हो, तो आप नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर के इसको कवर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फलों के रस, शीतल पेय, जैम, जेली इत्यादि में शक्कर की मात्रा डैश का उपयोग करके मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन गिवन है, पीएच मीटर, ब्यूटीरोमीटर, या फिर आपका रिफ्रिक्टोमीटर। सो इसमें जो बेसिकली आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द रिफ्रिक्टोमीटर। अब इसमें ब्यूरोमीटर जो है और पीएच मीटर है, इसको हम यहाँ से समझेंगे। So a pH meter is an instrument used to measure hydrogen ion activity in solution. In word, in other word, in this instrument measure the acidity, acidity and alkalinity of solution. ये basically जो एसिड है और एल्कलाइन है उसको मेजर करता है। सो एज वी कैन सी, जो यहाँ पे गिवन है कि ये, इसमें मैं यदि आपको पीएच लेवल बताऊं तो कुछ ऐसे पीएच लेवल डिफाइन होता है जिसमें आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 6, या इसके यदि अपर आ रहा है किसी भी चीज का पीएच लेवल तो वो हमारा एसिडिक हो जाता है, और ये जो हमारा सेवन बनता है ये हमारा चल जाता है न्यूट्रल में। और 7 से नीचे विच मीन्स 8, 9, 10, 11, आप इस पे जितने भी पीएच आ जाएंगे वो सारे पीएच हमारे आ जाते हैं एल्कलाइन में। इसको मैं और अच्छे से यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक लाइन है, गिव मी अ मिनट। सो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये ये एक हमारी लाइन है जिसपे जो हमारा ये 1 है एंड 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। तो 6 नंबर तक किसी भी विनेगर का या फिर ऑरेंज जूस का, टोमेटोस का, वाटर का, कोई भी, वाटर बेसिकली हमारा न्यूट्रल में आता है, वो हमारा 7 यानी 6 और 7 के बीच में होता है, तो वो हमारा न्यूट्रल हो जाता है। इसके अपर जितना आएगा वो हमारा एसिडिक हो जाता है,
एसिडिक है, उस जिस भी भोज्य पदार्थ का आप एसिडिक नेचर निकाल रहे हैं तो उससे यानी 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके का आता है तो ये हमारा एल्केलाइन में आ जाता है। ये हमारा एल्केलाइन आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन में गिवन था आपका Butyrometer is a device used to measure the fat content of dietary product is milk, yogurt, cheese and ice cream. ये बेसिकली ये देखता है कि जो डाइटरी प्रोडक्ट हैं, जितने भी डाइटरी प्रोडक्ट हैं उनमें फैट कितना है। इट इज यूज टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इन द फूड इंडस्ट्री। ये बेसिकली ये भी देखता है कि जितने मिल्क हैं और मिल्क मिल्क से बने जितने भोज्य पदार्थ हैं उनमें आपके कितने फैट हैं। सो यहाँ पे मैंने फिगर भी मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये उसका मीटर है। नेक्स्ट गिवन था आपका ऑप्शन में डिफ्रेक्टोमीटर इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग concentrations of solutions such as gas, liquid and ट्रांसोल्यूशन सॉलिड। ये बेसिकली ये आपका मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है खाद्य पदार्थों की संरक्षण अवधि को बढ़ाने के लिए जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग की जाती है उसमें बेसिकली कौन सी गैस उपयोग में आती है, यानी उसमें कौन सी गैस डाल करके जो है उसकी पैकेजिंग की जाती है। ऑप्शन गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मिक्स, यानी ये तीनों आपके इसमें गिवन है। सो बेसिकली जो भी मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग की जाती है उसमें उसमें जो गैस ली जाती है वो जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये बेसिकली तीनों गैसेज आ जाती हैं जिनका यूज किया जाता है फूड के पैकेजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन बी टर्म्ड एज ए प्रोबायोटिक। सो एज वी ऑल नो प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक जो है इस समय यूजीसी नेट में सेट में हर एग्जाम में प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक से जो है क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऑप्शन गिवन है आपका सेब, फिश, घी एंड आपका गिवन है कर्ड। सो जो प्रोबायोटिक होता है वो होता है कर्ड। अब इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डिटेल में, मैं आपको समझा दे रही हूँ। प्रोबायोटिक आर अ लाइव बैक्टीरिया। सो जो प्रोबायोटिक होता है वो बेसिकली लाइव बैक्टीरिया, while prebiotic are plant fibers that feed the good bacteria in your gut. Both probiotics and prebiotics can improve your digestive health. Basically ये जो दोनों होते हैं ये digestive health को improve करने का काम करते हैं। जिसमें प्रोबायोटिक्स में बेसिकली जो बैक्टीरिया होती हैं वो लाइव फॉर्म में होती हैं। फॉर एग्जांपल कर्ड से आप लाइव फॉर्म में बैक्टीरिया को जो है लेते हैं, और प्रीबायोटिक्स जो होता है वो हमारे प्लांट्स फाइबर से, फीड से, इन सारी चीजों से ये मिलते हैं। प्रोबायोटिक द बैक्टीरिया एंड ईस्ट दैट आर बेनिफिशियल टू योर बॉडी फाउंड इन फॉर्मेटेड फूड। जो फॉर्मेटेड फूड होता है आपका उसमें प्रोबायोटिक जनरेट किया जाता है, जैसे योगर्ट, केफर एंड सॉक्राउट जो आता है आपका, ये आपका हो जाता है। कैन हेल्प बैलेंस द बैक्टीरियल कम्युनिटी इन द गट। ये बेसिकली जो गट होती हैं जो लाइव ये बैक्टीरिया को इनहेल करते हैं उससे ये सारी चीजें जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है। और साथ ही साथ कैन बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम, और जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट करने में भी प्रीबायोटिक का अहम भूमिका होती है। प्रीबायोटिक नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया, यानी जितने भी नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर हैं फाउंड इन फ्रूट वेजिटेबल्स लाइक अनियन, एस्पेरगस, कैबेज, एप्पल, बनाना। बेसिकली ये किसमें किसमें मिलता है, जो प्रीबायोटिक है वो वेजिटेबल्स, अनियन है, एस्पेरगस है, कैबेज है, एप्पल है एंड बनाना, ये बेसिकली प्रीबायोटिक आपको मिलता है। एंड कैन बी फाउंड इन होल गेन लाइक ओट्स, साथ ही साथ आपको ओट्स, व्हीट एंड ब्रेड्स में भी आपको देखने के लिए ये प्रीबायोटिक्स मिलते हैं। और जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उसमें बेसिकली लाइव जो बैक्टीरियाज होती हैं उनको खाया जाता है, यानी लाइव बैक्टीरियाज को लिया जाता है। भारी, मध्यम एवं गतिहीन श्रेणियों में एक वयस्क पुरुष की कैलोरी की आवश्यकता की गणना के लिए खपत यानी कंजप्शन यूनिट इकाई क्रमशः क्या होनी चाहिए। ऑप्शन आपके गिवन है 1.8, 1.4, 1.2, 1.5, 1.2, 1.06
1.6, 1.2, 1.0, 1.4, 1.1 एंड 0.6। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 1.6 एंड 1.2 एंड 1.0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है बेसिकली द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल विच इज कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर हेल्थ हार्ट हेल्थ इज। ये आपसे पूछा है कि हृदय के स्वास्थ्य के लिए इनमें से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का रूप लाभदायक माना जाता है, यानी कौन सा जो कोलेस्ट्रॉल है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो हार्ट के लिए वो बेसिकली अच्छा माना जाता है। ऑप्शन गिवन है आपके LDL विच मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड ऑप्शन में सी ऑप्शन गिवन है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो बेसिकली जो अच्छा माना जाता है वो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो लो लिपोप्रोटीन है और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इनको मैंने एक और सेशन इससे पहले लिया था, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। मैंने वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को नहीं बताया था, जो मैं आज तीनों को यहाँ पे आपको कवर कर दे रही हूँ। क्वेश्चन की ऑप्शन आपका था वहां पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज अ टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट समटाइम कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी ये अच्छा नहीं होता है, जो बेसिकली आपके बटर से मिलता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है। हाई लेवल फॉर द LDL कोलेस्ट्रॉल कैन इंक्रीज, ये इंक्रीज करता है रिस्क फॉर हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक के लिए, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट के लिए, यानी उसमें हार्ट डिजीज होना या फिर उसमें स्ट्रोक आ जाना, ये सारी चीजों के लिए LDL नुकसानदायक होता है। High density lipoprotein is the type of cholesterol that carries cholesterol from the blood bank to the liver from removal from the body. It's often called good cholesterol. ये good cholesterol में आता है because higher level of LDL are associated with the lower risk of heart disease and stroke. How and stroke. So ये बेसिकली जो होता है HDL वो गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है और जो LDL होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो HDL है वो कैसे वर्क करता है बॉडी में। HDL is a lipoprotein which is partial is made from the fat protein that transport cholesterol and other fat molecules in the blood. Okay, and HDL absorb cholesterol from the other part of the body and carried it back to the liver. अब इसमें एक जो मैंने आपको इससे पहले नहीं समझाया था वो था वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन which means VLDL is a type of fat like substance, as we can see, in the blood that carried cholesterol and triglyceride to cell. It's provide in the liver and is considered as a type of bad cholesterol. ये भी आपके bad cholesterol के अंतर्गत ही आता है। Very low density lipoprotein is a lipoprotein which is a combinations of cholesterol, triglyceride and protein. So यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो VLDL होता है वो हमारा उसमें कम्बिनेशन होता है, किसी चीज का कोलेस्ट्रॉल का कॉम्बिनेशन होता है, ट्राइग्लिसराइड का कॉम्बिनेशन होता है और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। LDL is a made up about a 90% लिपिड which means इसमें 90% लिपिड होता है और 10% आपका प्रोटीन होता है, किसमें VLDL में होता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द HDL। क्यों? क्योंकि ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है आपका। और जो हमारा ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है और ये भी हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल में ही आता है। Which mineral is the best known for its role and as an antioxidant? इसमें से कौन सा मिनरल ऐसा है जो एंटीऑक्सीडेंट में भूमिका निभाता है? ऑप्शन गिवन है मैग्नीशियम, सिलेनियम, पोटेशियम एंड कॉपर। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द सिलेनियम भी आपके ऑप्शन में आएगा एंड द कॉपर भी आपके ऑप्शन में आएगा। सो यहाँ पे ये ऑप्शन ड्रॉप में जाना चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स होता है वो हमारा सिलेनियम एंड कॉपर दोनों होता है। सो बी एंड सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड? यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड। मैंने ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी एक लॉन्ग सेशन लेके उसमें बताया हुआ है कि बेसिकली ये जो एसेंशियल फैटी एसिड है, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है, और साथ में आपके जितने भी ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड, इन सबको मैंने डिटेल में बताया हुआ है इससे पहले जो मैंने सेशन लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वहां से उस चीज को कवर कर सकते हैं। ऑप्शन गिवन है आपके, ओमेगा 3 फैटी एसिड वनस्पति और प्राणी दोनों स्रोतों से मिलता है। खाना बनाते समय उच्च तापमान पर ओमेगा 3 फैटी एसिड का विघटन हो जाता है। ए LADHA एवं EPA ये तीनों ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं। लिनोलेइक, लिनोलेइक तथा आर्किडोनिक एसिड भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द लिनोलिक एंड लेलोनेइक एंड आर्किडोनिक एसिड आर आल्सो ओमेगा 3 फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one which one of the following is not a function system part of ICDS? So ICDS से हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं उसमें ICDS से ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पेपर में। मैंने देखा है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम से जो हमारा 1975 में आया था, यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। कभी पूछे जाएंगे इसका कौन सा भाग नहीं है, तो आज यहाँ पे हम भाग कौन सा नहीं है पे ध्यान देंगे, यानी कौन सा इसका पार्ट नहीं है। इसमें ऑप्शन गिवन है आपके इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द स्किल डेवलपमेंट। जैसे कोई चीजें यहाँ पे नहीं होती है, इम्यूनाइजेशन होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर जो बच्चा न्यू बॉर्न हुआ है उसके सारे टीकाकरण, यानी जितने भी उसके इम्यूनाइजेशन वैक्सीन हैं वो सारे लगाए जाते हैं, इंक्लूडिंग मदर एंड बच्चे को भी। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी दिए जाते हैं, यदि किसी बच्चे को अ, सूखा रोग है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसे जो है सप्लीमेंट्री फूड्स दिए जाते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी दिया जाता है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास जैसा कोई ऐसा कार्य यहाँ पे नहीं किया जाता, इनके द्वारा कोई ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती है। निम्न में से कौन सी पोषणी स्तर के मूल्यांकन की डायरेक्ट विधि नहीं है? एज वी कैन सी पूछा है नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस? यानी डायरेक्ट मेथड नहीं है, ध्यान से देखेंगे, नहीं पूछा। ऑप्शन गिवन है आपके, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस, बायोकेमिकल एस्टिमेशंस एंड डाइटरी असेसमेंट। नहीं पूछा है तो नहीं में हमारा आ जाएगा डाइटरी असेसमेंट, ये हमारा नहीं होगा, यानी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड बायोकेमिकल एस्टिमेशंस हमारा आएगा, यानी डाइटरी आहारी मूल्यांकन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रतिरोधी स्टार्च से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन में नॉट गिवन है। इसका ऊर्जा मूल्य 2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। यह ओट्स के, पके चावल, पके आलू, केले तथा मक्के में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। आतों के जीवाणु से शॉर्ट चेन फैटी एसिड में बदल देते हैं। तो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड, इन दोनों से भी मैंने आपके इन दोनों टॉपिक को भी मैंने कवर किया है। तो आप इससे पहले के जितने मेरे सेशन है वहां से देखेंगे तो ये आपको, आप अपने कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर सकते हैं कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड क्या होते हैं एंड द लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्या होते हैं, एंड डबल बॉन्ड फैटी एसिड कौन से होते हैं। लास्ट ऑप्शन आपका गिवन है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उच्च होता है, यानी इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो हाई होता है, अतः मधुमेह के रोगियों के लिए हानिकारक होता है। यानी इट इज अ हाईली ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सो इट इज हार्मफुल फॉर डायबिटिक पेशेंट। यानी इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए ये जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए हानिकारक होता है। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 8 नंबर वाई, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जिसकी वजह से जो है जो डायबिटिक पेशेंट है उन पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसमें जो आपके ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये तीनों आपके ऑप्शन नहीं होंगे, तो ये आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे डी नंबर। हेपेटाइटिस के आहार प्रबंध में निम्नलिखित में से कौन
से पोषणी स्तर की मात्रा देनी चाहिए। ध्यान से देखेंगे जो हेपेटाइटिस के आहार में पूछा है, और हेपेटाइटिस जो होता है एक वायरस से फैलने वाला रोग होता है। अब इसमें आपका हेपेटाइटिस ए भी होता है, हेपेटाइटिस बी भी होता है। ऑप्शन गिवन है आपके, लो प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट एंड मॉडरेट फैट डाइट, हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट एंड मॉडरेट फैट डाइट, मॉडरेट प्रोटीन मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट डाइट, हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट डाइट। सो जब भी हेपेटाइटिस के पेशेंट को कोई पोषणी आहार देना होता है, तो उसमें बेसिकली देना होता है हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट एंड मॉडरेट फैट। यानी जो फैट होगा वो मॉडरेट लेवल का होगा, यानी बहुत ज्यादा हम उन्हें नहीं देंगे, लेकिन इसमें जो प्रोटीन है वो हाई अमाउंट में होनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी हाई अमाउंट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, growth of healthy infant after birth occur at which rate? ऑप्शन गिवन है, जन्म के 6 माह तक वजन दुगुना एवं 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। जन्म के 4 माह तक वजन 2 गुना व 8 माह के अंत में 3 गुना हो जाता है। जन्म के 9 माह के उपरांत में वजन 2 गुना एवं 18 माह के उपरांत में 3 गुना, एंड जन्म के हर 2 महीने में वजन 2 गुना हो जाता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, इससे पहले भी एक ऑप्शन हमने इससे पहले जो मेरा सेशन हुआ था उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि जन्म से जब बच्चा जो है 6 माह तक होता है तो उसका वजन जो है 2 गुना, और 1 वर्ष के अंत तक बेसिकली उसका वजन जो है 3 गुना हो जाएगा। तो जितने भी बेस्ट ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन बी सी एंड डी, आपके ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे। अ रिसर्च डिजाइन इज, कैसा होना चाहिए एक रिसर्च डिजाइन? आंकड़ा स्रोतों के चयन के लिए एक योजना, अ प्लान ऑफ सिलेक्शन ऑफ डाटा सोर्स होना चाहिए। चरों के बीच के संबंध प्रतिदर्शित करने की रूपरेखा होनी चाहिए, यानी उसका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, या फिर ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च होना चाहिए, या फिर प्रोसीजर ऑफ डाटा एनालिसिस। तो इसको तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। वाई? क्योंकि इसमें जितने भी आपके ऑप्शन गिवन है वो सारे ही आपके करेक्ट हैं। इसमें आपके आंकड़ा तथ्य एवं चयन के स्रोत की भी योजना, एक प्लानिंग पहले होती है, फिर चरों के बीच क्या रिलेशन है उन दोनों को भी देखा जाता है, उसके आधार पे ब्लूप्रिंट एक तैयार किया जाता है, और डेटा को एनालिसिस भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा बुना हुआ कपड़ा 2 सिर वाली लैच सुई, यहाँ पे देख सकते हैं, का उपयोग करके बनाया जाता है? ऑप्शन गिवन है, प्लेन सिंगल जर्सी फैब्रिक, डबल जर्सी फैब्रिक, पर्ल फैब्रिक एंड इंटरलॉक फैब्रिक। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द पर्ल फैब्रिक। अब इसमें जितने भी ऑप्शन आपके गिवन है, सिंगल, प्लेन सिंगल जर्सी फैब्रिक, डबल जर्सी फैब्रिक एंड इंटरलॉक, साथ ही साथ पर्ल फैब्रिक, इसको मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। सो एज वी कैन सी, जर्सी फैब्रिक इज अ classes as a synthetic fabric is a made from filament like polyester, natural if made from a natural yarn like cotton. So ये बेसिकली सिंथेटिक फाइबर से बना होता है जिसमें फिलामेंट यानी लंबे धागों का यूज किया जाता है जैसे पॉलिस्टर, और यदि नेचुरल किसी कपड़े उससे बना है, नेचुरल उसको तैयार किया गया है नेचुरल फैब्रिक में, तो वो हमारा बनता है कॉटन से। और मैन मेड इफ मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल यार्न लाइक विस्कस, तो इसमें यदि मैन मेड यानी आर्टिफिशियल यार्न में देखा जाए तो वो विस्कस में होता है। इट्स वेट एंड टेक्सचर विल बी डिपेंड ऑन द नीटिंग प्रोसेस, यानी इसका जो वेट होता है, इसका जो टेक्सचर होता है, वो डिपेंड करता है उसकी नीटिंग प्रोसेस पे, यानी जो उसकी वीविंग हुई है वो कैसी हुई है उस पे उसका वेट, और उसके अंदर कितने कैसा इस टेक्सचर है, यानी वो सॉफ्ट है या फिर आपका खुरदुरा है, वो उसके नीटिंग प्रोसेस पे पता चलता है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इंटरलॉक जर्सी, so also known as a double jersey, features 2 sheets of jersey fabric attached along their piled side.
The resulting form is smooth and flat on both sides and shine. Since it has double the thickness of a single jersey, it is more illustrative एंड ड्यूरेबल होते हैं। बेसिकली ये ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, और ये जर्सी बेसिकली स्मूथ होती है, फ्लैट होती है दोनों साइड से। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके गिवन था पर्ल knit फैब्रिक, ऑल्सो नोन एज रिजर्व स्टिक knit फैब्रिक। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय its texture surface on the side and one side, बेसिकली इसमें वन साइड जो है टेक्सचर और उसकी जो स्मूथनेस है वो पता चलती है। रिजम्बलिंग स्मॉल बम्प और लूप्स, बेसिकली इसमें कुछ छोटे छोटे स्मॉल आपको लूम्स देखने के लिए मिलेंगे। The texture pattern is created by alternative knit and purl stitches in the knitting process. Alternative मतलब एक के एक करके अल्टरनेटिव में बेसिकली इसको पर्ल स्टिच की जाती है knitting प्रोसेस, जब भी इसकी knitting प्रोसेस होती है। इंटरलॉक फैब्रिक is a type of double knitting fabric and it is also called double knit fabric. सो ये बेसिकली जो इंटरलॉक फैब्रिक होती है वो डबल निट फैब्रिक भी होती है, और इसको साथ ही साथ हम यहाँ पे डबल निट फैब्रिक भी कहते हैं। दिस फैब्रिक इज क्रिएटेड यूजिंग टू शीट्स ऑफ नीडल्स रिजल्टिंग एंड इन अ थिकर एंड आइडेंटिकल साइड ऑफ द फैब्रिक। यानी इसमें जो थिकर है साइड, जो थिकर एरिया होता है वो हम समझते हैं कि ये इसका जो है आइडेंटिकल साइड इसको माना जाता है। दीज टू लेयर, इसमें बेसिकली टू लेयर होते हैं जो आर कनेक्टेड बाय स्टिचेस दैट इंटरलॉक विद द अनदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरलॉक करते हैं। इसमें मैंने कुछ फैब्रिक यानी जो निटिंग बेसिकली होती है उसमें जो विफ्ट निटिंग होती है एंड वार्प निटिंग होती है, उससे कौन कौन से कपड़े बनते हैं, यानी कौन कौन सी वीविंग की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है, सॉरी निटिंग की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। निटिंग फैब्रिक में आ जाते हैं आपके वेस्ट निटिंग एंड वार्प निटिंग। जो वेस्ट निटिंग है उसमें आपके सिंगल जर्सी आ जाती है, पर्ल आ जाता है हमारा, रीब आ जाता है, और साथ ही साथ इंटरलॉकिंग निटिंग भी की जाती है। जो वार्प निटिंग है, यानी एक तो हम पहले समझ गए, अभी जो इनिशियल स्टेज में बच्चे हैं जिनने इस बार प्रिपरेशन स्टार्ट किया है उनके लिए समझना जरूरी है कि ये जो वर्टिकल धागा आता है ये हमारा होता है वार्प, और जो इस तरीके की धागा जाता है ये हमारा होता है वेफ्ट। तो जो वर्टिकल आता है यान, वो हमारा वार्प में चला जाता है, जो हॉरिजेंटल जाता है वो हमारा वेफ्ट में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, a finish that is used to eliminate shrinkage in wool fabric। बेसिकली इसमें ये पूछा गया है कि एक परिसज्जा जिसका उपयोग ऊनी कपड़े में सिकुड़न को खत्म करने के लिए किया जाता है क्या है? क्रेबिंग, कार्बोनाइजिंग, डीकेटिंग एंड फूलिंग। तो इसमें जो आपको ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द डीकेटिंग। क्रेबिंग में बेसिकली सिकुड़न लाई जाती है, क्रेप किया जाता है कपड़े में, ये बेसिकली आपको स्कर्ट्स वगैरह में देखने के लिए ज्यादा मिलता है। कार्बोनाइजिंग क्रिया जो होती है वो वूल में होती है, लेकिन ये प्राइमरी स्टेज है। जब शेयरिंग हो जाती है वूल से वो हेयर को निकाला जाता है, उस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। जब शेयरिंग हो जाती है तो कार्बोनाइजेशन क्रिया की जाती है, जिसमें जो उसकी प्राइमरी डस्ट है, ग्रीस है, या फिर किसी भी प्रकार की गंध है, स्मेल है, तो वो वहां से निकल जाती है। सो मैंने यहाँ पे और भी उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स आते हैं उसको मैंने यहाँ पे बताया है। सो जो क्रीबिंग होती है प्री सेटिंग प्रोसेस दैट हेल्प अचीव अ बैलेंस एंड स्क्वायर फैब्रिक स्ट्रक्चर। बेसिकली इसमें जो एक बैलेंस जो है फैब्रिक निकल के आता है। कैलेंडर यूज हीटेड रोलर टू क्रिएट अ स्मूथ सरफेस ऑन द फैब्रिक। यानी इसमें बिल्कुल हीटेड यानी बहुत हीट किया हुआ रोलर होता है जिसको वस्त्र के ऊपर रखा जाता है, और उससे जो वस्त्र निकल के आता है वो स्मूथ, उसका जो सरफेस होता है स्मूथ होता है और सॉफ्ट होता है।
Nappy create a velvety surface on textile. ये बेसिकली वेलवेटी सरफेस देता है टेक्सटाइल के ऊपर, यानी जो फैब्रिक होता है। शेयरिंग, टर्म फाइबर एंड इवन हाइट एंड ब्रशिंग, जो भी उसमें थ्रेड्स होते हैं, लूज थ्रेड्स होते हैं, उन सबको रिमूव किया जाता है। और डी कोटिंग में बेसिकली मैंने अभी बताया, स्टीम फैब्रिक अंडर टेंशन टू ऐड लस्टर एंड रिड्यूस सिंकल्स, यानी जितने भी उसके अंदर सिकुड़न है उनको रिड्यूस करता है, कम करता है, और उसमें बेसिकली लस्टर को ऐड करता है। टेंटरिंग, रिमूव रिंकल्स, स्ट्रेनथ द वेव्स एंड ड्राइज द फैब्रिक। फूलिंग, और इसमें जो टेंटरिंग होती है वो बेसिकली कपड़े को सीधा करने का काम करती है, उसमें चमक लाती है। फूलिंग के द्वारा finishing process that use frictions, moisture and heat to make wool fabric smoother and more compact compact। तो इसमें जो बेसिकली फैब्रिक होता है उसको स्मूथ बनाने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए फूलिंग की जाती है। सो मैंने इसमें बेसिकली जो है ये आपका आ जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज 73 नंबर, छपाई की एक विधि जिसमें रंगे हुए कपड़े के चयनित क्षेत्रों से रंग को हटाकर डिजाइन बनाया जाता है, वो क्या होता है? हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग, डुप्लेक्स प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग एंड रेजिस्ट प्रिंटिंग। सो रेजिस्ट प्रिंटिंग, जितने भी बच्चे पीजी किए होंगे उसमें उन्होंने रेजिस्ट प्रिंटिंग किया होगा, यानी जो टाई एंड डाई होती है या फिर जो बाटिक किया जाता है वो रेजिस्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत ही आती है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द डिस्चार्ज प्रिंटिंग, यानी डिस्चार्ज प्रिंटिंग जो है आपका इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसमें जो हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग दी हुई है, डुप्लीकेट प्रिंटिंग दी हुई है, डिस्चार्ज एंड जो रेजिस्ट प्रिंटिंग दी हुई है, इसको हम करेंगे यहाँ से कवर। सो एज वी कैन सी, हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो आप ये देख सकते हैं, एक यहाँ पे कुछ मोटिव्स हैं, कुछ डिजाइन है जिसको इसने वस्त्र पे उतारा है। ये बेसिकली जो मोटिव था वो इस पे था, यानी इस जो व्हाइट शीट है इसके ऊपर ये पहले था। इसके जस्ट नीचे ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन के अंदर बहुत जो है टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, यानी हीट उस पे ज्यादा अप्लाई की जाती है, और कपड़े के ऊपर इस शीट को पलट के रखा जाता है और इसे इससे प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद जब ये हीट ज्यादा पड़ती है तो ये इस पैटर्न को छोड़ करके आपके क्लॉथ पे कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो जाता है। तो इसमें बेसिकली फिगर के द्वारा ये समझाना अच्छा था, ताकि आप इसको देख के अच्छे से समझ पाएंगे। यदि मैं इसको आपको मैटर में लेके आती, फिगर नहीं दिखाती, तो आप उतने बेहतर तरीके से इसे समझने में सक्षम होते। लेकिन अभी इससे आपको एक रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि एक प्रॉपर इसकी मशीन होती है जिसमें हीट को ट्रांसफर किया जाता है प्रिंटिंग के लिए, सो दैट वो क्लोथ पे जा करके प्रिंट करती है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग is a method of printing the same or different design on both sides of a fabric. It can be used to create a woven pattern effect. So इसमें जो ये फैब्रिक गिवन है, ये दोनों तरफ बेसिकली इसमें जो किया जाता है, तो या तो ये जो सिंगल डिजाइन है आपकी, या वन साइड भी हो सकती है और ये टू साइड भी हो सकती है, यानी जिस साइड ये है इसी के जस्ट अपोजिट साइड भी हो सकती है और सिंगल साइड भी हो सकती है, और साथ ही साथ इसमें आप कोई अलग भी डिजाइन इसको चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको पूरी फ्रंट डिजाइन दिख रही है, इसका जो बैक पार्ट है उसमें आप केवल ये डिजाइन भी पूरे बैक पार्ट पे कर सकते हैं। तो इसमें ये अपॉर्चुनिटी होती है डुप्लेक्स प्रिंटिंग में कि दोनों तरफ आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, यानी कौन सा राइट फेज है वो आइडेंटिफाई करना इसमें डिफिकल्ट हो जाता है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग को आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट को बनी रहती है। इज अ टेक्सटाइल प्रिंटिंग टेक्निक दैट यूज अ ब्लीचिंग एजेंट टू रिमूव डाई ऑन फैब्रिक, यानी बेसिकली एज वी कैन सी, आप देख सकते हैं ये पूरी फैब्रिक जो है हल्के ग्रे कलर में इसे जो है रंगा गया है, और इसमें ब्लीच का यूज किया जाता है, ब्लीच का यूज किया जाता है, या फिर किसी लाइट पैटर्न ऑन डार्कर ग्राउंड बैकग्राउंड, यानी ब्लीच का बेसिकली यूज किया जाता है। जहां जहां ब्लीच जैसे यूज किया जा रहा है वहां वहां के जो रंग है वो हटते जाते हैं, यानी जितने भी कलर, जिस कलर में आपने इसको बनाया है वो कलर वहां से हटते जाता है, और इस तरीके के डिजाइन क्रिएट हो जाएंगे इस तरीके का।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके का डिजाइन क्रिएट है। ये बेसिकली इस पे ब्लीच गिराया जाता है, जिससे ये ऊपर के जो फैब्रिक का जो कलर है, एज वी कैन सी, ये फैब्रिक का ओरिजिनल कलर है, और हटाने के बाद जो कलर आ रहा है कुछ इस प्रकार से, यानी व्हाइटनेस आ रहा है। रेजिस्ट प्रिंटिंग क्या होती है? इज अ टेक्सटाइल प्रिंटिंग टेक्निक दैट यूज टू रेजिस्ट टू प्रिवेंट डाई फॉर स्टिकिंग द सर्टन एरिया ऑफ फैब्रिक। इसमें बेसिकली एक तो ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा होती है, जिसमें ब्लॉक को डायरेक्टली कलर में डाल कलर में अप्लाई करके, सॉरी, ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं, रजिस्ट्रेड प्रिंटिंग होती है, जिसमें मोम वगैरह लगा करके, यानी जितने भी वैक्स होते हैं या मोम होते हैं, वैक्स या फिर मोम को बेसिकली लगा करके उस पे कलर किया जाता है, सो दैट जब उसकी प्रेसिंग की जाती है, कागज उस पे रख के उसको प्रेस किया जाता है, तो मोम जो है पिघल के निकल जाता है, और आपको एक डिजाइन क्रिएट होके आ जाता है। ये बेसिकली जो डिजाइन क्रिएट होकर के आया, इसमें छोटे छोटे कुछ सरसों के बीज या चने के बीज इस तरीके से बांध दिया जाता है। उसके बाद इसकी डाइंग क्रिया की जाती है, यानी इसकी रंगाई की जाती है, और उसके बाद इसको खोला जाता है, तो इस तरीके के पैटर्न उस पे निकल के आते हैं। Next question is, a stitch of kasuti embroidery which appear like step of ladder is known as। तो इसमें जितनी भी गावंती, मुर्गी, नेगी, मेंथी दिया है, इन सबको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। सो मैं आज आपको केवल आंसर बताऊंगी। तो आंसर जो आपका करेक्ट होगा, दैट इज द मुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अप्रत्यक्ष गणना प्रणाली की मैट्रिक गणना में अ, लंबाई की इकाई होती है, कितनी होती है? The unit of length in metric count of indirect count system। बेसिकली डायरेक्ट काउंट सिस्टम एंड इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम दोनों को ही मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। सो आज मैं आपको सिर्फ ऑप्शन ही आपको क्लियर करती चलूंगी। इसमें जो होगा 1000 मीटर होगा। तो आप इससे पहले जो मैंने सेशन लिया था, उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है। आपके मैट्रिक काउंट से मैट्रिक काउंट कौन से होते हैं, नियोमेट्रिक काउंट कौन से होते हैं, आपके कॉटन काउंट कौन कौन से होते हैं, और इस सब डेनियर क्या होता है, इसको मैंने डिटेल में वहां पे समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा नैनो मटेरियल वस्त्र सामग्री की परिसंख्या है जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में